नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। आज हम 2015-16 के बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे बीच में सुरजीत मजूमदार मौजूद हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नमस्कार सुरजीत, ये बताइए कि जो मोदी सरकार का ये बजट है, पहला फुल फ्लेज बजट है, इसके अंदर क्या उन्होंने अपने जो वादा किया था अच्छे दिन का, क्या वो वादा पूरा कर रहे हैं? इस बजट से और इससे पहला जो बजट पेश किया था जेटली जी ने जुलाई में, दोनों से एक चीज़ साबित होता है कि जो यूपीए की सरकार जो नीतियां अपना रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बुनियादी रूप से। उसी नीति को और आगे बढ़ाने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। हमारी जो विकास की प्रक्रिया चलती आई है, जिसमें यूपीए सरकार का भी योगदान रहा है, पुराने एनडीए सरकार का भी योगदान रहा है, कांग्रेस के सरकार का योगदान रहा है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आम लोगों के लिए ना जनता ना रोज़गार के अवसर उपयुक्त रूप से प्राप्त हो रहे हैं, ना ही उनको जो आमदनी की ज़रूरत है वो प्राप्त हो रही है। जो भी विकास हुआ उसका जो फ़ायदा है एक छोटे से हिस्से को और कॉरपोरेट सेक्टर को मिला है। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है इस बजट के माध्यम से। तो अगर देखा जाए, ज़रूरत आज की स्थिति में ये थी कि सरकार और टैक्स बटोरने का प्रयास करे और सार्वजनिक खर्चे को बढ़ाए। उसको करने की बजाय टैक्स में कुछ छूट दी गई है। जो अमीर लोग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर को, उनको छूट देने का प्रयास किया गया है। और क्योंकि आप चाहते हैं कि घाटा जो है सरकार का, खर्चे और आय में जो फासला है वो कम रहे, आपने खर्चों पे जो है पाबंदी लगा रखी है। और इसका असर जो है, जो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण खर्चे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र पर हो, ग्रामीण क्षेत्र पर हो, शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, फूड सब्सिडी पर हो, फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर हो, इन सब खर्चों पे जो है पाबंदी लगाई गई है, ताकि जो संपन्न हिस्सा है हमारे समाज का, कॉरपोरेट सेक्टर है या उनको टैक्स में छूट दिया जा सके। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ये कहा कि ये यंग इंडिया है और हमारे देश में युवाओं की जो जनसंख्या है बहुत बड़ी है, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका ध्यान रखते उन्होंने ये बोला है कि हम बजट में ये प्रावधान कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में बड़े रोजगार पैदा हो। और मुख्य तौर पे जब युवाओं की बात की जाती है, रोजगार पैदा करने की बात की जाती है, तो उसमें शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण युवा को भी साथ में लिया जाता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो मनरेगा का जो बजट है उसको पहले के मुकाबले स्टैग्नेट ठहराव कर बना दिया गया, उसके अंदर स्टैग्नेट कर दिया गया। इसका कितना असर पड़ेगा रोजगार के ऊपर? मनरेगा के खर्चे पर तो 4-5 साल से ही ठहराव की स्थिति चल रही है। यानी कि क्योंकि इस दौरान कीमतों में वृद्धि हुई है, जो आपको वेतन देना पड़ता है उसमें वृद्धि हुई है, तो असली रूप से खर्चे में कटौती हुई है। और वही प्रक्रिया आज भी बरकरार है। उसका तो सीधा मतलब तो ये है कि इस स्कीम के माध्यम से जो आप रोज़गार देंगे उसमें कटौती होगी। लेकिन रोज़गार की स्थिति जो है, केवल ये स्कीम से ही उसका असर नहीं होता है। जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, ठहराव की स्थिति है, उद्योग क्षेत्र में ठहराव है, कृषि क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं, इनके समाधान के लिए, इनमें अगर विकास होना है, रोज़गार के अवसर प्रदान होने हैं लोगों को, नौजवानों को, तो इसमें निवेश और खर्चे की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। और क्योंकि आप जो संपन्न हिस्से हैं उनको छूट देना चाहते हैं, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि उन पर टैक्स का बोझ बढ़े, आप खर्चों पर जो कटौती कर रहे हैं उसका जो है उस आर्थिक अर्थव्यवस्था पर इस तरीके का असर पड़ रहा है जिससे कि रोज़गार के अवसर नहीं उत्पन्न पैदा होंगे। तो केवल मनरेगा पर जो खर्चा है वो तो एक पहलू है, उसका रोज़गार पे असर पड़ेगा। लेकिन जो सार्वजनिक खर्चे का जो एक असर अर्थव्यवस्था पर होता है, वो असर जो है आज के परिस्थिति में नकारात्मक है, क्योंकि प्रयास है कि उस खर्चे को कम से कम किया जाए, काटा जाए। जबकि हिंदुस्तान में सार्वजनिक खर्चे का जो पूरे खर्चे में प्रतिशत है, दुनिया में अगर हम देखें सबसे कम जिन देशों में खर्चा है उनमें हिंदुस्तान की गिनती है। अन्य देशों में, हिंदुस्तान से जो गरीब भी देश है, उनमें भी सार्वजनिक खर्चे का प्रतिशत जो है हिंदुस्तान से ज़्यादा है। और टैक्स जो वो बटोरते हैं वो भी ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी स्थिति होने के बावजूद कि कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, टैक्स का जो है मोबिलाइजेशन हिंदुस्तान में बहुत कम है और बहुत सीमित है।
सामाजिक जो खर्चे हैं, सामाजिक विकास के लिए जो खर्चे हैं, उनको कम करने की बात की जा रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो पूरी की पूरी आर्गूमेंट है कि ये बोला जा रहा है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो हैं वो गरीबी को बरकरार रखने के लिए, जो कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर भी कहा। तो क्या हम ये मान लें कि जो विकास का एजेंडा वो लेकर आए हैं, क्या वो किस तरह का विकास देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बड़ा बनाने से, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने से, SEZ बनाने से, क्या एक्चुअल में ये विकास होने से जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, क्या इससे कोई मतलब उसको कोई फायदा होगा इससे? क्योंकि मुख्यधारा जो मीडिया है उसके अंदर भी ये बातें की जा रही है कि ये विकास होना चाहिए, खुल के विकास होना चाहिए। खुल के विकास का मतलब है निजी जो पूंजी है उसका मार्केट में आना चाहिए और उसको फ्लोरिश करना चाहिए। उससे रोजगार भी पैदा होंगे और कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव भी बढ़ेगा। क्या ये सही है? देखिए, बाजार को आप विकसित करेंगे, बाजारीकरण को विकसित करेंगे, उससे बाजार विकसित होगा ये ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ 20-25 सालों से बाजारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उसका असर ये है कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी जो है, ख़ास तौर पे औद्योगिक जो उत्पादन है उसके बाज़ार से बाहर है। उनके पास वो आमदनी ही नहीं है कि वो बाज़ार में आके वो वस्तु खरीद सके, जिस कारण से हमारे औद्योगिक क्षेत्र को अब एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि उसके पास मांग ही नहीं है जिसके आधार पर उस क्षेत्र का विकास हो और उस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा हो। तो बाजारीकरण से ही इस समस्या का समाधान होगा, ये हमारे 20-25 साल के अनुभव ने साबित कर दिया कि ये सही नहीं है। और ज़रूरी ये है कि सरकार अपनी तरफ से अपने खर्चे को बढ़ाए और अर्थव्यवस्था को एक दूसरे तरह का दिशा दे। ये तो नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि मनरेगा जैसे स्कीम्स पर जो खर्चे हैं उससे रोज़गार के समस्या का बुनियादी समाधान नहीं हो सकता। लेकिन इन स्कीम्स का एक जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अगर आप गारंटी करते कि सरकार गारंटी कर रही है कि इतने दिन का रोज़गार वो हर एक व्यक्ति को प्रदान करेगी और उस पे खर्चा जो है उसका बोझ उसके ऊपर आएगा, तो उस खर्चे के बोझ के कारण एक गारंटी स्कीम का पहलू जो महत्वपूर्ण जो एक असर होता है कि उससे सरकारों को मजबूर किया जा सकता है कि वो ऐसी नीतियां अपनाएं जिससे रोज़गार के अवसर लोगों को मिले और ये बोझ जो है सरकार के ऊपर ना आए। लेकिन जब आप सरकार पे, सरकारी खर्चे पर जो उसका बोझ है उससे बचने के लिए आप उस पर ही उसी स्कीम को ख़त्म करने के दिशा में जाते हैं, तो जो दबाव एक सरकार पर पड़ता है कि ऐसी नीतियाँ अपनाएं जिससे रोज़गार के अवसर पैदा हो, वो दबाव जो है वो कम हो जाता है। तो जो हम देख रहे हैं कि बोलने के लिए तो कहा गया कि हम इस तरह के स्कीम लागू कर रहे हैं, लेकिन जल्दी, और ये यूपीए के सरकार के समय भी शुरू हो गया था, आज भी यही स्थिति है कि जो उस स्कीम के तहत जो कमिटमेंट सरकार का होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है और खर्चा आप कम कर रहे हैं, जबकि स्कीम ये कहता है कि जितना मांग हो उसके हिसाब से खर्चा तय होना चाहिए। लेकिन इस बजट में क्या कहा गया कि हम इतना पैसे दे रहे हैं जो कि पिछले साल के बराबर है, और हकीकत में वो कम हो जाता है क्योंकि महंगाई हो चुकी है पिछले साल से इस साल तक। तो और कहा गया कि हम अगर सरकार के पास और रेवेन्यू आया तब हम और खर्चा करेंगे, यानी कि सरकार के रेवेन्यू की स्थिति पर निर्भर करेगा कि मनरेगा पर खर्चा कितना होगा, ना कि उसकी ज़रूरत कितनी है। मेरा आखिरी सवाल, क्या ये बजट जो वंचित तबके हैं जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, क्या इनके लिए कुछ उनको मतलब कुछ सौगात दी जा रही है इस बजट के जरिए, या उनके अंदर भी कटौती की गई है? उनकी ज़रूरतों को अगर पूरा करना है उनके, तब तो उस पर ये इस पर निर्भर करता है कि सरकार सार्वजनिक खर्चे में को विकसित करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर वो नहीं करने को तैयार है तो आम जो लोग हैं उनके जो हित हैं उनका विकास नहीं हो सकता। ये तो साबित है। केवल इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं कि उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार खर्चा करे, पर सरकारी खर्चे का जो एक असर अर्थव्यवस्था पर होता है कि उसमें कितनी तेज़ी से वृद्धि होती है, किस तरीके का आर्थिक विकास होता है, उसमें किस तरीके का रोज़गार तैयार होता है, सब पर सार्वजनिक खर्चे का असर पड़ता है। जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसमें ना रोज़गार प्रदान हो रहे हैं उनको,
ना उनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जो ज़रूरतें पूरी हो रही है। लेकिन उसको अगर आप उसको परिवर्तित करने का जो एक तरीका है कि सरकार टैक्स एक जगह से बटोरे, खर्चा कहीं और करे, उससे उस प्रक्रिया के चरित्र को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है। लेकिन आप अगर प्रभावित ही नहीं करेंगे उस प्रक्रिया को, तो जो होता आ रहा है कि कुछ हिस्सों को पूरा फ़ायदा मिल रहा है, वही जो है चलता रहेगा। उसका आज हमारे अर्थव्यवस्था में कई और भी समस्याएं हैं जो उसके चलते ही हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में जो ठहराव है, उसका कारण भी ये है कि उसको जो बाजार ही नहीं मिल पा रहा है जिसके आधार पर वो विकसित हो सके। और यहाँ लोगों के पास इतना पैसा है, उनको कहीं ना कहीं डालना है, तो सोना खरीदते, ये खरीदते, उस पर विदेशी मुद्रा का खर्चा होता है और उसमें भी हमारे पास कमी हो जाती है। या वो ऐसे वस्तु खरीदते जिनके उत्पादन के लिए आपको बहुत कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है, तो उससे आपके विदेशी मुद्रा में भी समस्या खड़ी हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, वो भी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस जो चरित्र जो है आपके विकास की प्रक्रिया का, कि उसका जो फ़ायदा है केवल एक हिस्से को समाज में मिल रहा है और बाकी बहुमत जो हिस्सा है, जो लोग श्रम करते हैं, काम करते हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, वो इसके फ़ायदे से वंचित रहते हैं। उस चरित्र को जब अगर आप नहीं बदल पाते तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो सकता। और अगर आप सार्वजनिक खर्चे को विकसित नहीं कर सकते तो आप इस तरीके का परिवर्तन उसमें भी नहीं ला सकते। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरजीत मजूमदार से। शुक्रिया।